Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 4, measurement of national income. This is chapter number 4. Chapter 4, measurement of national income. Okay. And we are doing the value added method. Value added method. First is value added method. Okay, students. So, students, yesterday actually we discussed about the concept of value added. Okay, concept of value added. Yesterday we discussed this concept. The value added is equal to value added is equal to value of output minus intermediate consumption. Intermediate consumption. Okay. So today, first of all, we discuss the intermediate consumption and final good. Okay, the intermediate consumption and final good. Actually, now we already discussed about the value of output in our previous lecture. Value of output. So now, okay, value of output. I think कल हमने जो किया था वो हमने कुछ एक एग्जांपल लेके वैल्यू एडिशन वाला किया था. वैल्यू एडिड का हमने एक कंसेप्ट क्लियर किया था अपना कि ये वैल्यू एडिड का कंसेप्ट है, ये क्या है. और अब नाउ टुडे वी विल डिस्कस वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन. So first of all, we will discuss the intermediate consumption and final consumption. Yes. So intermediate consumption. Consumption and final consumption. Yes, intermediate consumption. Actually, students, intermediate consumption refers to the expenditure incurred by a production unit on purchasing those goods and services from other production units which are meant for resale or for using up completely, that is further production during the same year. कि इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है हमारी, हम उन वाले एक्सपेंडिचर्स को लेते हैं जो हम प्रोडक्शन यूनिट पर को परचेज करने पर लेते हैं. ठीक है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम किसी दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से परचेज करते हैं और किस पर्पस के लिए परचेज कर रहे हैं, ताकि हम उसको आगे या तो रीसेल करें या फिर हम उसकी आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम किसी दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से उसे परचेज करते हैं. ठीक है, जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज को. सो वो हमारी क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन. सो इन द गिवन एग्जांपल यू नो दैट in our previous lecture na we discussed about example flour. Okay, you suppose a baker need only flour to produce bread, and he purchased flour as an input worth rupees 500 from the miller, and then by virtue of its productive activities convert the flour into bread and sells the bread for rupees 700. तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था ये वाला. ठीक है, तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें, सो इस एग्जांपल में क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन फ्लोर इज इंटरमीडिएट कंजप्शन. जो आप फ्लोर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना, जो इस एग्जांपल के अंदर इसके ऊपर खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन फ्लोर.
ये क्या है आपका, इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्योंकि इससे आगे क्या हो रही है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारी क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। ओके, सो फाइनल कंजप्शन refers to the expenditure on goods and services meant for final consumption and investment. फाइनल कंजप्शन क्या होती है, ये उससे वो वाले सभी एक्सपेंडिचर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पर आएंगे जो या तो फाइनली हम कंज्यूम करने के लिए ले रहे हैं या फिर हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले रहे हैं। ओके, सो इन द गिवन एग्जांपल, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेड, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेड, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेड, ठीक है, इज अ फाइनल कंजप्शन। जो ब्रेड के ऊपर हमने खर्चा किया वो हमारा क्या है, फाइनल कंजप्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स, एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 2, इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड all those input whose value is merged with the value of final goods. For example, flour is an intermediate good as its value is merged in the value of bread. क्योंकि जो इसकी वैल्यू है इसकी आटे की, वो ब्रेड की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए ये जो है हमारे पास जो गुड है फ्लोर, तो ये हमारी क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। सो हाउएवर एनी मशीनरी परचेज फॉर मेकिंग ब्रेड इज नॉट अ इंटरमीडिएट गुड। ये अपने माइंड में रखना है, अगर आपको ब्रेड बनाने के लिए कोई मशीनरी परचेज कर रहे हो, वो आपकी इंटरमीडिएट गुड नहीं होगी, as its value will not be included in the value of intermediate consumption। और इस मशीनरी की वैल्यू को हम इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू में ऐड नहीं करते। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ द नेक्स्ट इज, yes, now next is imports are not separately included. Imports are not separately included. अब ये कुछ ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको क्लियर होने जरूरी है कि ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। तो imports are not separately included. imports को आप सेपरेटली इंक्लूड नहीं करोगे, किस कंडीशन में नहीं करोगे वो आपने देखना है। So students, if value of intermediate consumption is given, then imports are not included separately as imports are already included in the value of intermediate consumption. अगर आपको intermediate consumption की value given है, तो आप import की value को separately include नहीं करोगे, क्योंकि intermediate good की intermediate consumption की value में उस import की value already included है। And when purchase of raw material is given, so it generally means that it includes purchases within the domestic territory and purchases from abroad. अगर आपको पास क्या given है, when purchase, yes, when purchase of raw material, is given, so students, it generally means that it includes purchase within the domestic territory and purchases from abroad, that is import। तो यहाँ से क्लियर है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर आपको गिवन है तो इट मीन्स कि जो आपने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया है या फिर आपने जो बाहर से इंपोर्ट किया है, वो सारा इस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर इंक्लूडेड है। So however, if domestic purchase are specifically mentioned, ओके अगर आपको क्या हुआ डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक परचेजेस, ठीक है, ये स्पेसिफिकली ये वर्ड आपको मेंशन है, जैसे आपको लिखा हुआ परचेज ऑफ, जैसे आपको लिखा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फॉर्म, ठीक है, या इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर आपको डोमेस्टिक
जो है वो आपको स्पेशली लिख दिया है, तब आप क्या करोगे, इंपोर्ट की वैल्यू को इंक्लूड करोगे, क्योंकि आपकी फिर वो जो रॉ मटेरियल की परचेजिंग है वो केवल आपकी डोमेस्टिक वाली परचेजेस ली हुई है, और जो आपने अब्रोड से परचेज किया है वो आपका उसमें इंक्लूड नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू फॉलोइंग केसेस. सो आवर फर्स्ट केस इज, yes students, so now let us understand this through following cases. So our first case is case one. First, intermediate consumption. Intermediate consumption. Okay, is equal to rupees 1200. And second, imports is equal to rupees 300, sorry. Okay, now intermediate consumption, total intermediate consumption. So answer क्या होगा आपके पास, intermediate consumption is equal to 1200 rupees, 1200, because as imports are already included in the value of intermediate consumption, in the value of intermediate consumption. Okay, now the second case is, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिंपल लिखते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, सो यहाँ कोई आपको डोमेस्टिकली कोई मतलब डोमेस्टिक वर्ड आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, इट मीन्स इंपोर्ट की वैल्यू इस इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ओके, तो हम इसीलिए इसे नहीं लेंगे. नाउ द केस सेकेंड. यस, केस सेकेंड. Yes, if purchase of raw material from domestic farms, purchase of raw material, purchase of raw material, yes, purchase of raw material from domestic farm is equal to rupees 500. Okay, and second first this and second point is imports is equal to rupees 100. Okay, now answer is intermediate consumption. Intermediate consumption. Yes, student, it's rupees 500 plus rupees 100. This is equal to rupees 600. Why? Because why imports are included? Reason क्या है? What is the reason? Reason is imports are included as it is specifically mentioned that purchase of raw material, that purchase of raw material is from domestic farm, is from domestic farm. Okay, students. Now the third case is case third. First is purchase of raw material.
purchase of raw material is equal to rupees 1000. Okay, and second, imports is equal to rupees 200. Okay, so now intermediate consumption answer. Intermediate consumption, student, is equal to rupees 1000. Reason imports are not included. Imports are not included. Not included as total purchase of raw material is given. As total purchase of raw material is given. Okay. Now the next case is case 4. First is purchase of raw material. Purchase of raw material. Purchase of raw material, student, is equal to rupees 700. And second, imports is equal to rupees 1500. Okay. Now, what is the intermediate consumption? So, answer intermediate consumption. So, students, intermediate consumption is equal to 700 plus rupees 1500. 1500 is equal to rupees 2200. सब स्टूडेंट इस केस में आप देखें, इस केस में आपको आया होगा कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 700 गिवन है, तो हमने इसमें इंपोर्ट की वैल्यू 1500 क्यों ऐड की? रीजन क्या है? क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर केस ना वी कैन नॉट एज्यूम दैट इंपोर्ट्स ऑफ द रुपीज 1500 टू बी इंक्लूडेड. क्यों? क्योंकि देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास 700 गिवन है, ठीक है, ये तो आपके पास 700 गिवन है, जबकि इंपोर्ट कितने हैं 1500. तो 1500 इंपोर्ट्स किससे ज्यादा है? रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया है 700, उससे इंपोर्ट ज्यादा है. तो ज्यादा है तो जब 1500 700 से ज्यादा है तो यहाँ पर हम ये मतलब यहाँ पर इस केस के अंदर हम ये एज्यूम ही नहीं कर सकते कि 700 के अंदर आपके इंपोर्ट 1500 ऐड होंगे, क्योंकि इंपोर्ट की वैल्यू जो है यहाँ पर दी हुई है वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से क्या है? लेस, वैसे मोर देन है. सो जब मोर है तो फिर हम इंपोर्ट्स की वैल्यू को इतने यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं है और हमें इंपोर्ट की वैल्यू को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो रीजन क्या हुआ? इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन नॉट एज्यूम दैट import of rupees 1500 to be included in the purchase of rupees 700. So we will consider both separately. Clear, students? Now the next is value of output. Of intermediate consumption, I think it's clear now. Now the next is value of output. Value of output. Okay, so value of output. Value of output refers to market value of all goods and services produced during a period of 1 year. Produced during a period of 1 year.
ओके, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है? ये मार्केट वैल्यू है उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक 1 ईयर में, एक पीरियड के दौरान, जो 1 साल का पीरियड है उसमें प्रोड्यूस की जाती है. So student, how to measure the value of output? How to measure the value of output? This is a question. How to measure it? So students, first case is if when the entire output is sold in an accounting year. कि हम पहला केस एक ये लेके चलेंगे कि जब हमने जितनी भी सभी आउटपुट की है, तो वो सारी की सारी आउटपुट उस अकाउंटिंग ईयर में क्या कर दी जाती है? सेल कर दी जाती है. ठीक है, तो हम फर्स्ट केस जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं कि व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर. In an accounting year, then students, value of output ये क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स. ठीक है, जो सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था, हम पीछे कर चुके हैं कि जो क्या होती है, कुछ प्रोडक्शन ऐसी होती है जो हम सेल नहीं करते, उसे हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए उसे रख लेते हैं अपने पास. तो जब सेल्फ कंजप्शन के लिए जो हम ले लेते हैं वो हमारी इंपोर्टेड होती है. ठीक है, और उसे भी हम ऐड करते हैं तो वो भी हमारी सेल में आती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने किसी और को सेल नहीं की वो हमने अपने आप को सेल कर दी. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट में अगर हम एक केस लेके चल रहे हैं कि व्हेन एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, then value of output is equal to sales plus production for self consumption. So all the goods produced are not necessarily sold in the market, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि सभी के सभी गुड़ हम मार्केट के अंदर सेल ही करें. A part of them is kept by the producer for his own use and consumption. ठीक है, सो इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ सच गुड्स इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो ऐसे जो ऐसे गुड्स होती है, इस तरह की गुड्स, उनके इम्पोर्टेड वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड करते हैं. क्लियर? एंड द सेकंड केस इज, यस, सेकंड इज व्हेन द एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड. यस स्टूडेंट्स, व्हेन द entire output is not sold in an accounting year. अब ये भी हो सकता है कि सारी की जरूरी तो नहीं है कि सारी की सारी प्रोडक्शन सेल ही हो जाए जो हमने एक अकाउंटिंग ईयर में बनाई है. तो उसमें से ये हो सकता है कि कुछ जो है अनसोल्ड भी रह जाए. देन द अनसोल्ड स्टॉक इज आल्सो एडेड. हम उसे भी ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में. एंड अनसोल्ड स्टॉक इज, यस, एंड unsold stock is the excess of closing stock, excess of closing stock over opening stock. Opening stock, and is termed as change in stock, and is termed as change in stock. It means, students, it means value of output. Yes, value of output is equal to sales plus
change in stock. Change in stock. Okay, and plus production of self consumption. Self consumption. Okay, and how to calculate the change in stock? So change in stock is equal to closing stock minus opening stock. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. क्लियर कि हमारे पास देखो दो कंडीशन होगी वैल्यू ऑफ आउटपुट में, व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एंड व्हेन द एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड. अगर आपके पास एंटायर आउटपुट इज सोल्ड देन क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. ओके, एंड इफ एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड देन क्या होगा, जो अनसोल्ड स्टॉक होगा उसको भी हम अपनी सेल में ऐड करेंगे. और अनसोल्ड स्टॉक का मतलब हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक. और ये कैसे निकलेगा, हाउ टू कैलकुलेट इट, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन. Clear students? So now students, that's all for today. Have a good day.